ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उसे उससे डरना कायरता है। एक किसने कहा है? प्रेमचंद साहब ने ये बात कही है। विरासत सहेजने में संजीवनी का सवाल। किसी भी देश, समाज क्या किसी भी देश या समाज की धरोहर उसके लिए न केवल गर्व का विषय है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है। ये धरोहर ही है जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में नागरिकों का मार्ग प्रशस्त करती है। वैसे ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त धरोहर हमारी वे विरासत होती हैं जो दृश्यमान होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी विशाल भवन, मंदिर, ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, हस्तशिल्प, साहित्य, किले आदि। वहीं अमूर्त धरोहरें हमारी समृद्ध परंपरा, लोकगीत, लोक कथाएं, विश्वास, ज्ञान, भाषा और संस्कार आदि होती हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिषद यानी कि यूनेस्को ने धरोहर को 3 प्रकार का बताया है: प्राकृतिक विश्व धरोहर श्रेणी, सांस्कृतिक विश्व धरोहर श्रेणी और मिश्रित विश्व धरोहर श्रेणी। इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और हमारी पहचान को बनाए रखने में इन धरोहरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इनके संरक्षण का दायित्व केवल सरकारों या यूनेस्को जैसी वैश्विक संस्थाओं का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इनके संरक्षण को लेकर सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस इस तरह के संगठनों से पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। देखा जाए तो धरोहर किसी भी राष्ट्र की वर्तमान और भविष्य की नींव होती है। ये हजारों वर्षों के ज्ञान, अनुभव और स्मृतियों का अनमोल उपहार या कहें कि खजाना होता है और मानव समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का परिचायक भी होती हैं। हमारी धरोहर हमें इतिहास से जोड़ती है। किसी भी देश और समाज की पहचान वहाँ की सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास आदि का की न केवल जानकारी इन धरोहर के माध्यम से प्राप्त होती है बल्कि ये उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखने का भी कार्य करती है। मानव सभ्यता के और संस्कृति की मूल ये धरोहर अब हमारे गौरव और पहचान का ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी जरिया बन रही है। दरअसल इन धरोहर को देखने और समझने के लिए लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। इतना ही नहीं, ये धरोहर विभिन्न देशों, समाजों और समुदायों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच बेहतर संबंध बनाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार तो दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को भी ये मधुर एवं सुगम बनाने में सहायक साबित होती है। सच कहा जाए तो इन सभी विशेषताओं के कारण ही आज दुनिया भर में धरोहर के प्रति लोगों की ओर से प्रयास सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे हैं। विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1983 के अप्रैल महीने में स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव से हुई थी। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद की ओर से यह मांग की गई थी कि विश्व की सभी सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित धरोहर के संरक्षण और उनके प्रति सामान्य स्तर पर मानवीय जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाने का प्रावधान किया जाए। यूनेस्को ने भविष्य की पीढ़ियों को अपने पुरखों से मिली सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराने तथा उनके प्रति प्रेम का भाव जगाने के लिए इस दिवस की रूपरेखा तैयार की और विश्व विरासत या धरोहर दिवस के रूप में इसे मान्यता प्रदान की। तब से प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस या विश्व स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष एक खास दिन यानी कि 18 अप्रैल को विश्व के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है और लोगों को इनके संबंध में बताया जाता है, इनके संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा की जाती है। साथ ही इसी भावना के अनुरूप यूनेस्को द्वारा दुनिया भर की विभिन्न धरोहरों को चिन्हित कर उनकी एक विश्व धरोहर सूची भी बनाई जाती है। इस सूची में शामिल की जाने वाली धरोहर के संरक्षण के लिए यूनेस्को की ओर से सहायता भी दी जाती है। हालांकि विश्व धरोहर दिवस मनाने को लेकर पहला प्रयास 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी में विश्व प्रसिद्ध भवनों एवं प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए चर्चा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर एक प्रस्ताव पारित हुआ और विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर
दुनिया भर के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की शपथ ली। इस प्रकार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अस्तित्व में है। उसके बाद आप देखिए 18 अप्रैल 1978 को पहली बार विश्व के कुल 12 स्थलों को विश्व धरोहर विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और तब इस दिन को विश्व स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता था। बहरहाल भारत में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक महत्व के शामिल हैं, जबकि 7 स्थल प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में पहचानते हैं। वहीं एक अन्य विश्व धरोहर स्थल को संस्कृति एवं प्रकृति के मिश्रित रूप के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है, वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास भारत से अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि यूनेस्को विश्व धरोहर संपत्ति के 46वें सत्र का आयोजन पिछले वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया और जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। पिछले 26 जुलाई को असम में मोईदाम को विश्व धरोहर समिति द्वारा भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल होने वाले असम के ये मोईदाम राज्य के पहले सांस्कृतिक स्थल हैं। चराई देव एवं या फिर चराई देव जिले में स्थित मोईदाम अहोम राजवंश का अहम स्थल है और जिसमें तराई अहोम के राजाओं और राजघराने के सदस्यों के अवशेष दफन हैं। ये मोईदाम पिछली 6 शताब्दियों में अहोम राजवंश की सांस्कृतिक एवं वास्तु कला की प्रगति के प्रमाण है और गौरव तलब है कि यूनेस्को कि विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन कर उन्हें चिन्हित करने का कार्य करती है जिन्हें बाद में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर समिति में फिलहाल भारत, जापान, अर्जेंटीना, इटली, जमैका, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मैक्सिको, कतर, दक्षिण कोरिया, रवांडा, सेनेगल, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम और जाम्बिया शामिल हैं। बहरहाल दिल्ली में संपन्न यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में विश्व धरोहर सूची में 24 नए धरोहर स्थलों को स्थान मिला है। अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित स्थलों की कुल संख्या आप देखिए 1223 तक 1223 तक पहुंच गई है। इनमें 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित धरोहर स्थल शामिल हैं। यूनेस्को की सूची में सबसे अधिक 59 स्थलों के साथ इटली पहले स्थान पर, जबकि 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान दुनिया में दूसरा है। वहीं भारत कुल 43 धरोहर स्थलों के साथ विश्व में 6ठे स्थान पर। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा इससे और आप देखते हैं कि अगर आप लोग कहीं इस तरह जुड़ा हुआ मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो अब भी उल्लेख कर सकते हैं। निबंध जुड़ा हुआ है इससे तो इसका उल्लेख कर सकते हैं। छिजती संवेदनाएं, आजकल आप देखते हैं संवेदनाओं का पतन जिस तरह से हो रहा है उसमें सोचने लायक है। आमतौर पर रिश्तों को हम यही समझते आ रहे हैं कि ये हमें सामाजिक समर्थन, भरोसा, प्रेम और खुशी देते हैं, अकेलेपन और अलगाव से दूरी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं मुश्किल वक्त में ये साथ भी निभाते हैं। लेकिन अगर हम आज के समय पर गौर करें तो ये रिश्ते कई बार खोखले दिखने लगते हैं। रिश्तों की परिभाषा पूरी तरह उलट गई है। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शादी करने का विचार बनाए भी तो मन में एक भय बना रहता है, क्या यह रिश्ता निभ भी सकेगा या यह हर खुशी का अंत बन जाएगा। ऐसी आशंका हावी दिखती है। जिसके साथ हम रिश्ते में हैं, क्या पता वही हमारे अंत ना कर दे या हमें खुद ही जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर दे। रिश्तों में आप देखते हैं कि लोगों का इस तरह दम घुटता देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अफसोस हो सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार प्रेम विवाह से संबंधित हत्या जैसे जघन्य अपराधों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। 2013 से 2022 तक लगभग 30,000 हत्याएं हुई है। 74,180 लोगों ने आत्महत्या की है। इन आंकड़ों में सबसे अधिक 18 से 35 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। बात तलाक की करें तो बीते 10 सालों में भारत में प्रति 1000 विवाह में से लगभग 7 विवाह तलाक की भेंट चढ़ गए, लेकिन अब इसका अनुपात बढ़कर 200 में से 3 हो गया है। तो तलाक का दंश झेलने वालों में 25 से 35 वर्ष आयु के लोग ज्यादा हैं। और आजकल आप देखते हैं कि परिवार जिस तरह से कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस राह पर चल पड़ी कि रिश्तों को सजोना उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है। तत्काल संतुष्टि की महत्वाकांक्षा का सिरा क्या है? बेचाहे प्रेम, पैसा, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का अभाव अपनी जिंदगी में झेल रहे हो और उसके लिए धैर्य ना रखकर सिर्फ जल्द से जल्द पाकर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। अगर वे किसी परिस्थितियों में हासिल ना कर सकें तो हताशा में डूबने लगते हैं और जाने अनजाने में ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए और उनके अपनों के लिए घातक सिद्ध होता है। रिश्तों की ये तस्वीरें यह समझाती हैं कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग और पारिवारिक समर्थन अगर दुरुस्त नहीं किए गए तो जघन्य अपराध की घटनाएं छोटे मोटे झगड़ों की तरह आम हो जाएंगी। जरूरी है कि रिश्तों को सही तरीके से समझने और सुलझाने की कोशिश की जाए। अगर हम रिश्ते में संवेदनहीनता और समय पर समझ की कमी पर काम करें तो आप देखते हैं बिगड़ते रिश्ते को आसानी से सुधारा जा सकता है। और आप देखिए दरअसल कई बार रिश्ते बिगड़ने के कारण
अपरिपक्वता, समझ की कमी और अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं, जो बाद में उलझकर तकरार और हिंसा का कारण भी बन जाती हैं। सबसे पहले यह सोचना जरूरी है कि रिश्ते में विश्वास की नींव पक्की हो और परस्पर सम्मान की भावना को ना होने दिया जाए। असमंजस की स्थिति में किसी भरोसेमंद और परिपक्व व्यक्ति की मदद लेना चाहिए, चाहे कोई करीबी हो या फिर कोई पेशेवर परामर्शदाता हो। इसकी मदद से रिश्ते में बढ़ती घुटन से बाहर निकला जा सकता है, सही निर्णय लेने में सक्षम हुआ जा सकता है। इसके समानांतर मानसिक स्वास्थ्य पर गौर करें तो हालात बेहद चिंताजनक दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 7वां व्यक्ति मानसिक रोग की गिरफ्त में आता जा रहा है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो WHO की बात हो रही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रिश्तों में तनाव, अकेलापन, भावनात्मक अस्थिरता इसके प्रमुख कारण है। इंटरनेट के इस युग में सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप के कारण रिश्तों में तत्काल संतुष्टि की प्रवृत्ति बढ़ी है। आजकल कई बार रिश्ते तभी तक निभाए जाते हैं जब तक कि वह उबारू ना हो। दो लोगों के बीच उबारू की स्थिति कब और क्यों आती है, इस पर गौर करना किसी को जरूरी नहीं लगता है। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाए तो उससे पार पाने और जीवन में फिर से ताजगी लाने की कोशिश से पहले ही लोग हार या समर्पण की घोषणा कर देते हैं। जीवन देने वाले रिश्तों को भी बोझ बना लेते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक आज के युवा औसतन 6 महीने से 1 वर्ष में ही रिश्तों से असंतुष्ट हो जाते हैं और जल्द से जल्द बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इससे पता चलता है कि युवाओं में धैर्य और समझदारी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम रिश्ते को संपूर्ण बनाने की जहद करने के बजाय रिश्तों को वास्तविक बनाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें अपेक्षाओं में कमी के साथ साथ समझदारी, संवाद और आपसी सम्मान में ज़्यादा निवेश करने की जरूरत होगी, ताकि रिश्ते घुटन के बजाय आनंददायक हो और भावनात्मक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद पर ध्यान नहीं दिया जाए तो रिश्ते एक ऐसी त्रासदी बन सकते हैं जो ना हमें जीने देगी और ना ही मरने देगी। यह स्थिति समाज के लिए एक चेतावनी का रूप धारण करती जा रही है और आज भले ही तकनीक के जरिए लोग दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन वे भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। पहले जिस तरह रिश्तों में सहजता, समझदारी और परायों के साथ भी अपनापन रहता था, आज वह अपनापन अपनों के साथ भी खो गया है। अगर रिश्तों को जीना है तो हमें खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को संवाद, सहानुभूति और स्वीकृति का ज्ञान लेना और देना आवश्यक है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? ये टिप्पणियाँ रहती हैं उन्हीं जो पुराने आर्टिकल रहते हैं ना पिछले दिन के, तो आप लोग देख सकते हैं, देखना हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो महत्वपूर्ण होते हैं उन पर हम लोग जरूर बात कर लेते हैं। ये आप देखते हैं कि उकसाने की कोशिश, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह भारत में आक्रोश है और सरकार पर कोई बड़ी कार्रवाई करने का दबाव बन रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान में घबराहट है। और देखिए, अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसी को लेकर बात हो रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया था 370-35 से हटने के बाद। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री है। 1947 तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। तो आप देखिए, कार्रवाई ये बन रहा है और उसने घटना के बाद सीमा पर हवाई गश्ती और चौकियों पर सैनिक दस्ते बढ़ा दिए। हालांकि वह लगातार कह रहा है कि उस हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, उसकी जांच की पेशकश भी कर रहा है। और पर वहां की सेना जिस तरह बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है, उससे जाहिर है कि वह भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश कर रही है। पहलगाम हमले के बाद से वह 4 बार गोलीबारी कर चुकी है। हालांकि आमतौर पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की जाती तो उसका यही मतलब होता है कि दुश्मन देश सीमा पर अपने सैनिकों की मुस्तैदी का संकेत दे रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है कि वह किसी भी तरह की चुनौती से निपटने को तैयार है। मगर पाकिस्तानी सेना साजिशन ऐसा करती है। अक्सर वह अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत सीमा में घुसपैठ कराने के मकसद से इस तरह की गोलीबारी करती है। इस तरह वह अनेक बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से यह शक गहरा होता है कि उसकी साजिश में कहीं ना कहीं उसका हाथ है। यह अच्छी भी बात भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना, वहां की खुफिया एजेंसी का हाथ है और इसके अनेक प्रमाण मौजूद हैं। भारत सरकार अनेक आतंकी हमलों से जुड़े प्रमाण पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सौंप चुकी है, मगर पाकिस्तान हर दस्तावेज को सिरे से खारिज करता रहा है। वह खुद दहशतगर्दी के गहरे जख्म झेल चुका है, पर इस पर नकल इसलिए नहीं कस पाता है कि वहां निर्णय करने का कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं है। वहां की सेना ने सियासी हुकूमत के ऊपर अपना वर्चस्व बना लिया, इसलिए सरकार के स्तर पर लिया गया कोई भी निर्णय सेना अपनी मर्जी से स्वीकार या अस्वीकार करती है। दरअसल आतंकवाद को वहां की सेना ने अपना हथियार बना लिया और उसका इस्तेमाल वह मुख्य रूप से भारत के खिलाफ करती रही है। ऐसा लगता है कि इसी से उसका वजूद बचा और बना हुआ है। वह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाकर उकसाने और सीमा पर तनाव बनाए
रखकर पाकिस्तानी आवाम को आप देखिए बरगलाने में कामयाब होती है जनता को। आतंकवाद और भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते पाकिस्तान सरकार को भी रास आते हैं। इस तरह वह बुनियादी समस्याओं की तरफ से वहां के लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब होती है। पाकिस्तान पूरी तरह से विफल राष्ट्र है। उसकी माली हालत निहायत खस्ता हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं दुर्दशा झेल रही हैं। लोगों को 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। उधर बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन रोज उसे गंभीर चुनौती पेश करें। ऐसी स्थिति में भारत के साथ सीमा पर तनाव से बुनियादी समस्याओं पर कुछ समय के लिए पर्दा पड़ जाता है, मगर इस तरह वहां की सरकार बहुत लंबे समय तक अपने कमजोरियों को ढक कर नहीं रख सकती है। फिर चीन से उसे जो मदद मिल रही है वह स्थायी नहीं है। अपना स्वार्थ सत्य ही वह अपना हाथ खींच लेगा। एक और बात, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हमें डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहिए। ये देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमें जो आप देखते हैं कि यहाँ जो आंदोलन चल रहे हैं ना, बलूचिस्तान के हों या किसी और प्रांत में, तो उन्हें हवा देना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान कई टुकड़ों में बट जाएगा तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हों, राजनीतिक विश्लेषक जो भी हों, सब कह रहे हैं हादसे के बाद इसमें दोहरा नहीं है कि अच्छी और निर्बाध सड़कें विकास के लिए अनिवार्य मानक हैं, पर ऐसी सड़कें अगर रफ्तार के बरकत सफर करने वालों की जिंदगी को जोखिम में डालने का कारक बनती है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी सड़कों पर बचाव के उपायों का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा गया। यह छिपा नहीं है कि राजमार्ग या फिर लंबी दूरी वाले एक्सप्रेसवे ने लोगों की यात्रा को आसान समय बचाने वाला बनाया है, मगर इसके साथ साथ ऐसी सड़कों पर होने वाले हादसे और उसमें मरने वालों की दर भी तेजी से बढ़ी है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सड़क हादसों में इतने लोगों की जान जा रही तो बड़े बड़े राजमार्गों के निर्माण का क्या उद्देश्य है। अदालत ने केंद्र सरकार से सड़क हादसों में नकदी रहित इलाज की योजना को अब तक लागू न होने को लेकर भी सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अव्वल तो सड़क सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए नियम कायदे बनाना हो या फिर लोगों के भीतर जिम्मेदारी से वाहन चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना हो। दूसरे, अगर किसी हालत में हादसे होते हैं तो उसके बाद हताहतों के जीवन को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह तथ्य है कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके बाद के 1 घंटे का वक्त यानी गोल्डन आवर उसके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, और इस अवधि में अगर उसे उचित इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। और मगर हकीकत यह है कि लंबी दूरी के राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर बना दिए गए हैं, लेकिन हादसे की स्थिति में घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल की व्यवस्था से लेकर वहां पहुंचाए जाने के जरूरी इंतजामों की अनदेखी की जाती है। सवाल है कि अगर सरकार ने हादसे के बाद 1 घंटे की बेशकीमती अवधि में नकदी रहित इलाज का भरोसा दिया तो व्यवहार में उसे लागू करने में उसे क्या दिक्कत है। सड़क हादसों में अनेक ऐसे लोगों की भी मौत हो जाती है जिन्हें समय पर इलाज मुहैया करा कर बचाया जा सकता था। और इस तरह से आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए। और इस तरह से आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो जरूर बताइए। खूब मेहनत करिए, आप लोग खूब तरक्की करिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।